हेलो बच्चों, आप सभी को सदैव ही इतिहास जैसा सब्जेक्ट पढ़ने में रुचि नहीं रहती है और आपको लगता है कि इतिहास जैसा सब्जेक्ट बहुत ही कठिन होगा। तो यदि आप उसको पढ़ेंगे तो वो सरल आपको अवश्य ही प्रतीत होगा। देखिए, मैं यहाँ पर आप सभी के लिए एक बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये बुक दृष्टि प्रकाशन की है। और दृष्टि प्रकाशन की ये जो बुक है, ठीक है ना, ये बुक दृष्टि प्रकाशन की है। ये हिस्ट्री की बुक है दृष्टि प्रकाशन की। और ये बुक सफिशियंट है, हिस्ट्री के लिए ये सफिशियंट है। अगर आप देखिए, कोई भी बुक हो, बहुत ज़्यादा मैटर हमको एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। हमको कोई भी एग्ज़ाम पास करना हो उससे नहीं मतलब है ना, कैसा भी छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो उससे नहीं मतलब है, ठीक है। अगर मतलब है तो इस बात से मतलब है कि हमने अपने मैटर को कितना तैयार किया है। तो इस बात को जान लीजिए, अगर आप एक ही बुक कई बार पढ़ के उसमें से कई सारे मैटर्स को तैयार करते हैं और परीक्षा में लिखने का प्रयत्न करते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं, तो समझिए वो बुक आपके लिए हेल्पफुल है। आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है और इधर उधर कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैंने यहाँ तक नोटिस किया है कि जितने भी मेंस के क्वेश्चन आते हैं वो भी हिस्ट्री के इन्हीं सब टॉपिक से आते हैं। आपको क्या करना है, इसी टॉपिक को इलेबोरेट करके थोड़ा विस्तृत करके इसका अधिक वर्णन करके लिखना है हमेशा ही, और थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है। ऐसा करने में थोड़ा समय व्यर्थ होता है, ठीक है ना, समय व्यय होता है, तो उस समय को आपको इसे देना है। आइए चलते हैं, आइए समय न व्यर्थ करते हुए मैं आपको इस चैप्टर पर ले चलता हूं और दिखाता हूं कि ये चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। मैं धीरे धीरे करके इस किताब के सारे चैप्टर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आप इसको लगातार पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपकी हिस्ट्री की तैयारी अच्छी बन जाएगी। इसी प्रकार से मैं अन्य सब्जेक्ट्स भी लाने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गई, सभी बुक्स हैं मेरे पास और मैं सभी को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। आज हम इस किताब को पढ़ेंगे और आप भी मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए, चैप्टर नंबर 1 है प्राचीन भारत, ठीक है ना, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। देखिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से आप समझिए ये जो प्राचीन इतिहास है, ठीक है ना, ये प्राचीन भारतीय इतिहास से कई सारे पहलू हैं इसके और बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। द सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब यहाँ से देखिए, मैं आपको इस बुक को पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आप मेरे साथ इसको समझते हुए चलेंगे। उम्मीद है आप इसको पढ़ेंगे। देखिए, एक बार भूमिका देख लेते हैं। लिखा हुआ है, इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमिक कथा है। देखिए, इसने इतिहास को बताने का प्रयास किया है कि अतीत में जो मानव प्रयास करता है उसकी जो अनुक्रमिक कथा है, यानी लगातार चलने वाली कथा, वो क्या चीज है, वो उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास के कुछ आवश्यक अंगों को बताया है, जैसे कि अतीत यानी कि जो कुछ भी बीत गया है, सभ्य युग ना, जितने भी सभ्य युग चले हैं, मानव प्रयास जो मानव का निरंतर प्रयास है, और घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार, जो घटनाएं क्रमवत चल रही हैं और उनका प्रसार हो रहा है ना, आगे बढ़ रही हैं, उन्हीं घटनाओं के बारे में कह रहा है। आगे देखिए, कह रहा है वर्तमान जो अभी जीवित है, जो वास्तविकता में अभी जीवित है, जिसमें जीवन है, इतिहास का विषय नहीं है, यद्यपि वह शीघ्र अतीत होकर उसका अंग बन जाएगा। जो वर्तमान में अभी जीवित है वो इतिहास का विषय नहीं है, लेकिन वो क्या होगा, वो शीघ्र ही इतिहास का विषय बन जाएगा जब वो घटना संपन्न हो जाएगी। कह रहे घटना जो संपन्न हो चुकी है, चाहे अभी चाहे सहस्त्राब्दियों पूर्व, घटना कैसी भी हो, चाहे अभी की हो चाहे सहस्त्राब्दियों पूर्व की है, इतिहास का अंग हो जाती है। इतिहास विगत घटनाओं का चिंतन करता है, जो जो प्राचीन में घटनाएं घट चुकी हैं उस पर चिंतन करता है, ठीक है, और उस पर मनन करता है, जानने का प्रयत्न करता है कि पिछली घटनाएं किस प्रकार से घटी हैं और उसको उसमें सुधार करने का प्रयत्न करता है। जब हम ऐतिहासिक क्रम में घटनाओं का वर्णन करते हैं तब उन्हें काल प्रसार में वितरित करते हैं।
ठीक है, कह रहा है जब हम ऐतिहासिक क्रम में घटनाओं का वर्णन करते हैं, जब हम इतिहास की घटनाओं को लिखते हैं ना, उसका वर्णन करते हैं, तब उन्हें काल प्रसार में वितरित करते हैं ना, तब उन्हें अलग अलग प्रकार के काल खंडों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के, जैसे ईसा पूर्व और ईसवी, ये चीज है। और जब भौगोलिक क्रम में इसका उल्लेख करते हैं ना, जब 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 भौगोलिक क्रम में यानी परिस्थिति के अनुसार कहाँ कहाँ पर घटनाएं घटित हुई हैं, तब इन्हें स्थानानुसार रखते हैं ना, यानी किस किस स्थान पर रखी गई हैं। तो एक बात समझ लीजिए, हमको सब कुछ पढ़ना है और मिला जुला करके पढ़ना है। यदि आप सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए, इतिहास और भूगोल दोनों कारण और परिणाम के साथ घटनाओं की तिथि और स्थान को व्यवस्था प्रदान करते हैं ना। इतिहास और भूगोल जो दोनों ही विषय हैं, वो कारण और परिणाम के साथ, क्या कारण है उसका क्या परिणाम है ना, के साथ घटनाओं की तिथि और स्थान को व्यवस्था प्रदान करते हैं। बात ध्यान से समझते चलिएगा। अतः निरंतरता व परिवर्तनीयता का समसामयिक विश्लेषण ही इतिहास है। बात को समझिएगा, यहाँ पर ये इतिहास की एक परिभाषा बनाने का प्रयत्न किया है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि निरंतरता व परिवर्तनीयता जो लगातार चलता रहे और परिवर्तित होता रहे का समसामयिक विश्लेषण ही इतिहास कहलाता है ना। कह रहा है इतिहास हमारी और हमारे समाज की दशा व दिशा का निर्धारण भी करता है और भविष्य को सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास करता है। ठीक है, इतिहास यह निश्चित करता है कि हमारे समाज की दशा व दिशा कैसी होगी ना। हमारे प्राचीन में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उसी प्रकार से हमारा भविष्य भी होगा, ये कहने का बात कर रहा है। और भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है, यानी कि जो भूतकाल में जो भी घटनाएं अच्छी नहीं घट पाई हैं, उन्हें भविष्य में सुधारने का प्रयत्न नहीं किया जाना, क्या कहला रहा है, ये इतिहास कह रहा है। ठीक है ना, ये इतिहास का एक पहलू है, इतिहास का एक गुण है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब आगे देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था, है ना। कह रहा है मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास ना, जो मानव की सभ्यता है, ऐसा समझिए प्राचीन समय में मानव जंगलों में निवास करता था, खंडरों गुफाओं में निवास करता था, धीरे धीरे वो निकल करके कॉलोनियल फॉर्म में आया, एक साथ निवास करने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग समुदाय बने, फिर गांव बने, कस्बे बने, इसी सब की बात कर रहा है ये। ठीक है ना, सभ्यताओं का विकास हुआ, तो उसी की बात कर रहा है कि प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था। ठीक है, विशाल पर्वतमालाओं और नदियों की भूमिका प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, जो यहाँ पर कई सारी पर्वतमालाएं हैं और नदियां हैं ना, उनकी बहुत अधिक भूमिका है प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में। ठीक है, अलग अलग, जैसे आप याद करिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे किनारे बसा हुआ था, इस प्रकार से। उसके आगे एक कहानी जो हिंदुकुश पर्वत है, ठीक है ना, तो ये हिमालय पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, इन सभी पर्वतों के किनारे किनारे ही सभ्यताओं का विकास हुआ। बस इन्हीं सभी चीजों का ये वर्णन करने का प्रयास कर रहा है। वर्तमान मानव का स्वरूप क्रमिक विकास का परिवर्तन है। जो वर्तमान में मानव है, वो क्रमिक विकास के परिवर्तन के स्वरूप आया है, अलग अलग प्रकार का परिवर्तन हुआ है इनमें। इतिहासकारों ने अध्ययन हेतु सरलता की दृष्टि से इतिहास को कई भागों में वर्गीकृत किया है। जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने इतिहास को बनाया है, उन्होंने उसके अध्ययन में सरलता हो इसलिए इतिहास को कई भागों में विभाजित कर दिया है, कई सारे इसके वर्ग बना दिए हैं। जैसे प्राचीन भारत उसी वर्गीकरण का एक भाग है। उसी वर्गीकरण का एक भाग कौन है? प्राचीन भारत। ठीक है ना, यहाँ पर ये कहने का प्रयास कर रहा है कि ये जो प्राचीन भारत है ना, प्राचीन भारत क्या क्या चीज है? वर्गीकरण का एक भाग है। इस प्रकार से इसको समझिए। आगे देखिए, कह रहा है ऐतिहासिक कालक्रमों का अध्ययन हम ऐतिहासिक सामग्रियों स्रोतों के आधार पर करते हैं। ठीक है ना, कह रहा है ये जो ऐतिहासिक कालक्रम है, इसका जो अध्ययन है किसके आधार पर होता है? सामग्री और स्रोतों के आधार पर। क्योंकि इतिहास उन बातों का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुई है, इसलिए मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने को इतिहास कहते हैं। देखिए, एक नई परिभाषा बताने का प्रयत्न किया है। ठीक है, कि क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण तथ्यों को, यानी कि जो प्राचीन में घटनाएं घट चुकी हैं ना, चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं ना। कह रहा है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य उनको चुनेगा और चुन करके क्या करेगा?
अतीत का पुनर्निर्माण करेगा। जो बीत चुकी है बात, जो हमको नहीं मालूम है, उसका क्या करेगा, पुनर्निर्माण करेगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। आगे देखिए, ये महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए कई रूपों में सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें सामग्री या स्रोत कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि यानी कि जो इतिहास बनाया गया है, इतिहास को इतिहास के स्रोतों के आधार पर ही बनाया गया है। इस बात को समझ जाइए। आगे देखिए, कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है ना, प्राचीन का जो भारतीय इतिहास है, उसको कौन कौन से स्रोतों के द्वारा जाना जा सकता है। देखिए, ढंग से पढ़िए, निश्चय कर लीजिए कि हमको पढ़ना है, और बगैर इस लेक्चर को समाप्त किए उठना ही नहीं है। यदि आप पढ़ते हैं तभी आप आगे जाकर के सफल होंगे। यदि आप इस लेक्चर को पूरा पढ़ेंगे तो ये आपको अवश्य ही समझ में आया है ना। इस बात को याद रखिएगा ना, जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद ऊंचे आसमान का। तो अगर आपने ऊंची उड़ान भरने की हिम्मत बना रखी है, तो आप इस चैप्टर को क्रमशः जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, उस तरीके से आप पढ़ने का प्रयत्न करिए। आप इस वीडियो को कई बार देखिए, आपको अधिक समझ में आएगा। डाउनलोड करके देखिए। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं, इन स्रोतों को जानने का प्रयत्न करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं। अलग अलग प्रकार के स्रोत कह रहा है, विविध प्रकार के स्रोत हैं। ठीक है ना, एक ही प्रकार का स्रोत नहीं है। हमारे इतिहास के स्रोत के क्षेत्र में किसी नदी के तट पर एक निर्जन टीले को खोदकर निकाले गए प्राग ऐतिहासिक काल के मनुष्य द्वारा पत्थर को काटकर बनाए गए गड़ासों से लेकर, देखिए क्या कह रहा है ये, एक निर्जन टीले पर ना, जहां पर कोई न रहे, उसको खोद कर निकाला गया है, इसीलिए उसको क्या करें, प्राग ऐतिहासिक काल ना, ऐतिहासिक काल से पीछे वाला, पहले वाला, प्राग ऐतिहासिक काल के मनुष्य द्वारा पत्थर को काट कर बनाए गए गड़ासे से लेकर क्या, कहां तक, भव्य इमारतों के भग्नावशेषों और राजकवि बाण के हरचरित तक सभी प्रकार की चीजें शामिल हैं ना। कहने का मतलब है कि प्राग ऐतिहासिक चीज में जो पत्थर वगैरह मिले, उनसे भी इतिहास लिखा गया है। अलग से आगे चल करके जब भवनों और इमारतों का भव्य निर्माण हुआ, उससे भी इतिहास लिखा गया है। और जब अलग अलग प्रकार के कवि आए और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के भ्रामक आए, घूमने वाले, उनके द्वारा भी इस इतिहास का निर्माण किया गया है। यहाँ समझिए, अपने अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से हम उन्हें मोटे मोटे रूप से दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से श्रेणियां हैं, मोटे मोटे रूप से कितनी श्रेणियां बना दी इसने, दो श्रेणियां बना दी ना। तो कह रहा है, पहला तो साहित्यिक श्रेणी बना दी और दूसरा श्रेणी बना दी पुरातात्विक श्रेणी। इस बात को समझिए, ठीक है ना। इसने इतिहास के स्रोतों की दो श्रेणियां बनाई, इसको याद कर लीजिए। कौन कौन सी श्रेणियां थी, पहली श्रेणी थी साहित्यिक श्रेणी और दूसरी श्रेणी थी पुरातात्विक श्रेणी। आगे समझिए, इन दो श्रेणियों को फिर और छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये जो अलग से सभी श्रेणियां हैं, इनको क्या किया गया, इनको फिर से छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के श्रेणियों में विभाजित किया गया। आइए देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों को। ठीक है, अब यहां समझिए, जो पुरातात्विक स्रोत है प्राचीन भारत के ना, सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत में जो स्रोत है उसको हम कह रहे हैं अभिलेख ना, अभिलेख। देखिए, प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, अभिलेख यानी कि जो लिखा गया हो ना, कह रहा है प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कृष्ट है ना। यानी कि वो जो कुछ प्राचीन समय के जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे, जो कुछ भी बताना चाहते थे, वो कहाँ पर उसका उल्लेख करते थे, तो वो पाषाण शिलाओं पर उसका उल्लेख कर देते थे, स्तंभों पर, ताम्रपत्रों पर, दीवारों पर और प्रतिमाओं पर। ठीक है, थोड़ा पेशेंस बना करके पढ़िए और बोर मत होइए। अगर आप धैर्यवान हैं, धैर्य से पढ़ रहे हैं, तो आप समझिए, आप इस तैयारी के दृष्टिकोण से आप उचित मार्ग पर हैं। यदि आपको ये क्लास बोरिंग लग रही है, तो आप समझिए कि आप बोर हो रहे हैं और आप में अभी धैर्य की कमी है। और आप सबसे पहले तो बैठना सीखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को अटेंड करिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर तैयार हो जाइए पूरे के पूरे क्लास को पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं पूरा पढ़ा करके ही यहाँ से हटने वाला हूँ।
सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगाज से प्राप्त अभिलेख है। कह रहा है जो सबसे प्राचीन अभिलेख है ना, उसमें से एक अभिलेख, ऐसा नहीं कह रहे कि सबसे प्राचीन अभिलेख है, उनमें से एक अभिलेख है जो बोगाज से प्राप्त है ना। इस पर वैदिक देवता, देखिए वैदिक देवता में कौन कौन है, मित्र है, वरुण है, इंद्र है और नासत्य है के नाम मिलते हैं। इतने सारे बोगाज अभिलेख है, ये प्राचीन कह रहा है कि प्राचीन अभिलेखों में से एक अभिलेख है। और इसमें जो वैदिक देवता है मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, इन सभी के नाम मिल रहे हैं। इनके ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। इससे जो ऋग्वेद है उसकी तिथि को ज्ञात किया जा सकता है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। देखिए जो सबसे प्राचीन अभिलेख हैं, यहाँ बात समझिएगा, कह रहा है प्राचीन अभिलेख यानी कि सबसे प्राचीन अभिलेख, छोटा मोटा अभिलेख नहीं, सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं, अशोक के हैं, जो कितना 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं ना। इस बात समझिएगा। कह रहा है D.R. भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के इतिहास को लिखने में सफलता पाई है ना। एक कह रहा है, एक विद्वान है, एक इतिहासकार हैं D.R. भंडारकर ना। ये जो D.R. भंडारकर हैं, इन्होंने अभिलेखों के आधार पर अशोक का जो है, अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने में सफलता पाई है। D.R. भंडारकर साहब ने क्या किया कि अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिख डाला। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में मिले हैं। देखिए जो अशोक का अभिलेख है कौन कौन सी लिपि में मिला, सबसे पहले तो ब्राह्मी, दूसरा खरोष्टी, उसके बाद यूनानी और उसके बाद अरमाइक लिपियों में मिला है। आगे देखिए, मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है ना। कह रहा है जो मास्की से अभिलेख मिला, गुर्जरा से अभिलेख मिला, निट्टूर से मिला, ठीक है ना, उदयगोलम से प्राप्त हुआ, उसमें जो अशोक का नाम है वो स्पष्ट है। तथा अन्य अभिलेखों में उसे देवनापीय प्रियदर्शी यानी कि देवों का प्यारा कहा गया है। याद रखिए, ये अशोक, सम्राट अशोक को बाद में इस नाम से ही संबोधित किया जाता था। उनका एक अलग से नाम बना था जिसको हम देवनापीय प्रियदर्शी यानी कि देवों का प्यारा भी कहते हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अभिलेख को पढ़ा था। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो 1837 में एक जेम्स प्रिंसेप नाम के इतिहासकार थे, उन्होंने ब्राह्मी लिपि में लिखित ना अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। बात को समझिएगा। आगे कह रहा है, अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियां मिलने लगी, जिनमें दरबारी कवियों, कौन कौन था, अनेक प्रशस्तियां। सबसे पहली बात तो प्रशस्तियां मिलने लगी, कौन मिलने लगा, प्रशस्तियां, जिसमें कौन कौन से, दरबारी कवि थे, लेखक थे ना, और उसमें आश्रयदाता की प्रशंसा के शब्द है ना। आश्रयदाता की प्रशंसा यानी कि जिन्होंने उसको आश्रय दिया है ना, उनकी वो प्रशंसा कर रहे थे इन सभी में, कि उस राजा का बखान कर रहे थे, उस राजा के बारे में उन्होंने बता करके रखा था। आगे देखिए, शासक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनसे संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जो प्रमुख हैं। देखिए किस चीज से कौन से शासक के बारे में जानकारी मिलती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इस चीज को एक बार पढ़ लीजिए और इसको याद भी रखिएगा। सबसे पहला जो है उसको हम कहते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। याद रखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेर शासक के द्वारा लिखा गया और इसका जो लिखने का विषय था तो वो खारवेर के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण था। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के द्वारा लिखा गया। ये खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। जिस प्रकार से खारवेल ने शासन किया, उसमें जो जो घटनाएं घटी उसका एक क्रमबद्ध प्रसार है। अगला है जूनागढ़ अभिलेख यानी कि गिरनार अभिलेख। इसको लिखाने वाला था रुद्रदामन। ठीक है ना। इसमें देखिए, इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। अब ऐसा नहीं है, इस बात को समझिएगा कि ये किस चीज से प्राप्त हो रहा है, ये अभिलेख से प्राप्त हो रहा है ना। अब कोई भी राजा अपने बारे में लिखाएगा तो अच्छी अच्छी बातों को लिखाएगा और बुरी बातों को नहीं लिखवाएगा। तो अगर राजा के द्वारा लिखाया गया है तो हम इसको पूरी तरीके से सत्य नहीं मान सकते हैं कि सत्य ही लिखा हुआ है ना। अगर देखिए, नासिक अभिलेख यानी कि गौतमी बालश्री इसके रचनाकार हैं। ठीक है ना।
तो यहाँ देखिए शासक भी हैं और रचनाकार भी हैं। यहाँ देखिए सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित। एक बात याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर गौतमी पुत्र सातकर्णी लिखा है तो ये जो सातवाहन काल है ना, सातवाहन कालखंड, ये मात्र सत्तात्मक था, इसीलिए इसमें देखिए माताओं का नाम सबसे पहले लगाया जाता था। जैसे इस समय पिता का नाम पहले लगाया जाता था, वैसे इस समय माताओं का नाम पहले लगाया जाता था। आगे देखिए प्रयाग स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखा गया? समुद्रगुप्त के द्वारा। इसमें इसके विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण है। आगे देखिए एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण है। भीतरी स्तंभ लेख ये स्कंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है ना। इसमें स्कंद गुप्त के आपके सभी घटनाओं का विवरण मिलता है। आगे देखिए एक है मंदसौरा अभिलेख ना, ये मालवा नरेश यशोधर्मन के बारे में है ना, यशोधर्मन के शासनकाल में लिखा गया और इसमें यशोधर्मन के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो ये कुछ इस प्रकार से आगे देखिए हम प्रयास करते हैं आपको समझाने का, आगे समझने का प्रयास करिएगा। एक और है, कह रहा है गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत ना हेलियोडोरस के वेसन नगर यानी कि विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख है। एक लेख और है जिसको जो गैर सरकारी लेख है, सरकारी लेख नहीं है ना, इसको सरकार ने मान्यता नहीं दी यानी कि गैर मान्यता प्राप्त है। इसको कौन सा है? गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है ना, जिससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में, कौन सी शताब्दी में दे या इसको याद रखेगा, कौन सा शताब्दी ईसा पूर्व? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना। कहां पर? मध्य भारत में, भारत के मध्य में, याद रखिएगा ये मध्य भारत में है, ठीक है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अब इस बात को समझिएगा, भागवत धर्म ना एक धर्म है ना, भागवत धर्म, और उस भागवत धर्म के विकास के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। इस बात को समझिए। वस्तुतः जो धर्म बना था ना, धर्म वो नियमों का संग्रह था और उस नियमों के संग्रह को लोगों पर लागू किया जाता था। धीरे धीरे हमने क्या किया, हम सभी ने उसे बहुत ही अधिक मान्यता दी ना, मानवता से अधिक मान्यता दे दी, जिसके कारण धर्म सर पर चढ़कर बोल रहा है ना। वास्तविकता में ये मानवता से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। एक बार आप इस चार्ट को देखिए, कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं, अभी आपको बताया गया पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, ये दो प्रकार के स्रोतों में विभाजित हुआ था। जो पुरातात्विक स्रोत थे ना, उसमें अभिलेख है, स्मारक एवं भवन है, सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, चित्रकला और मोहरे हैं। और जो साहित्यिक स्रोत है वो भारतीय साहित्य है और विदेशी साहित्य है। अब यहाँ पर समझिएगा, जो भारतीय साहित्य है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कई सारी चीजों को देख सकते हैं। जैसे कि पहला धार्मिक साहित्य है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष साहित्य है और दूसरा है संगम साहित्य। देखिए जो धार्मिक साहित्य है ना, धार्मिक साहित्य में देखिए 3 प्रकार के धर्म थे पुराने समय में, जिसको हम पहले ब्राह्मण साहित्य कहते हैं ना, ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य, ठीक है ना। तो सबसे पहले ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इस प्रकार से तीनों जो धार्मिक साहित्य हैं उस प्रकार से। तो जो ब्राह्मण साहित्य है ना, ब्राह्मण साहित्य ये कई सारे भागों में विभाजित था, जिन भागों का हम नाम यहाँ पर क्रमवत देख सकते हैं। पहला था वेद। वेदों में 4 प्रकार के वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। सबसे पहला जो ब्राह्मण साहित्य में जो पहला है वो है वेद। वेद में ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है ना। ब्राह्मण साहित्य का जो दूसरा भाग है उसे कह रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में देखिए ऐतरेय है, कौचकीय है, गोपच है आदि है। अगला है अरण्यक। अरण्यक में देखिए तैत्तिरीय है, मैत्रेयी है, ऐतरेय है, इस तरीके से आदि है। जो उपनिषद है ना, उपनिषद में देखिए छंदोग उपनिषद है, कठ उपनिषद है ना, और बृहदारण्यक आदि है, ठीक है ना। आगे वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। जो वेदांग है, वेदांग में शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। वेद के बाद आता है उपवेद। उपवेद में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद
आदि आता है। देखिए जो मेन वेद है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। यहाँ पर उपवेद है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद आदि। आगे जो है वो षड दर्शन है। षड दर्शन में देखिए सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, पूर्व मीमांसा है और उत्तर मीमांसा है। इस तरीके से 2 महाकाव्य है जिसको हम रामायण और महाभारत कहते हैं। पुराण है, पुराणों में विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण ना, ये चारों के चारों पुराण बहुत ही ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। कौन कौन सा? पहला विष्णु पुराण, फिर भागवत पुराण, फिर शिव पुराण, फिर गरुड़ पुराण। कुछ स्मृतियां हैं जैसे मनुस्मृति है ना, मनुस्मृति के बारे में आगे चल करके हम चर्चा भी करेंगे। कुछ स्मृतियां हैं मनुस्मृति, मैं इस पर एक अलग से लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अगला है नारद स्मृति ना, अगला है याज्ञवल्क्य स्मृति। तो इस प्रकार से ये हमने देखा ब्राह्मण साहित्य को। अगला देखिए जो बौद्ध साहित्य था, बौद्ध साहित्य में कुछ ही आता है जैसे कि सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है ना, मिलिंद, पन्नो, बुद्ध चरित्र और दिव्यावदान आदि, ठीक है। देखिए जिसमें से सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक ना, ये त्रिपिटक हैं और इन तीनों पिटकों ये तीनों पिटक आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। बाकी मिलिंद, पन्नो और बुद्ध चरित्र भी महत्वपूर्ण ही है और दिव्यावधान भी। अगर देखिए जो जैन साहित्य ना, जैन साहित्य, इसमें देखिए परिशिष्ट पर्वन, भद्र बाहुचरित्र, भगवती सूत्र, कल्पसूत्र, ये सभी हैं। अब जो धार्मिक साहित्य था, हम आ जाते हैं अपने धर्मनिरपेक्ष साहित्य पर। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौन कौन सा है? तो सबसे पहले कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र है, कल्हड़ के लिखे हुए राजतरंगिणी है, पाणिनि का लिखा हुआ अष्टाध्यायी है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, या फिर हम ऐसा कहें मालविकाग्निमित्रम है, रघुवंश है, मेघदूत है, बाणभट्ट का हर्षचरित्र और कादम्बरी है। इस प्रकार से आगे देखिए संगम साहित्य में कौन कौन है? संगम साहित्य में चिरकुरल है ना। अभी हम देख रहे हैं किस किस स्रोत के द्वारा हमारे इतिहास को लिखा गया है, उसमें हम संगम साहित्य पर पहुंचे हैं। संगम साहित्य में ये सभी स्रोत हैं जिसके द्वारा हमारे इतिहास को निर्मित किया गया है, जहां जहां से हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन सा है? चिरकुरल है ना, शिलप्पाधिकारम है, मणि मेखला है, ठीक है ना, जीवक चिंतामणि है आदि है। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं। कुछ विदेशी यात्रियों के विवरणों को भी शामिल किया गया है, जैसे यहाँ पर यूनान एवं रोम के लेखक हैं। यूनान और रोम के लेखक कौन कौन से? मेगास्थनीज, टालेमी, हेरोडोटस, नियार्कस ना, अरिस्टोबुलस आदि। जो चीनी लेखक हैं वो है फाइयान, वेनसांग, इसिक आदि। और जो अरबी लेखक हैं अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता आदि। यहां पर एक बात को नोट करने का प्रयास करिएगा कि जो अभिलेख है ना, अभिलेख, उसके अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। देखिए लोग आपको विभिन्न प्रकार की सामग्रियां प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, निचोड़ प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको सीधा सीधा बुक ही प्रोवाइड कर रहा हूं जिस बुक से सभी सामग्रियों को बनाया जाता है। तो आप अगर इस बुक का अध्ययन करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस बुक में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे समझें, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही बेहतर करेंगे। इसलिए मैं आपको सीधे के सीधे बुक ही पढ़ा रहा हूँ, इसका कोई निचोड़ नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं अगर आपको इसका निचोड़ भी चाहिए तो मैं प्रयास करूंगा कि अपने नोट्स भी आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और मैं दिखाऊंगा कि मैंने एक नोट्स भी बनाई है और नोट्स पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो अभी आप इस बुक को अच्छे से पढ़िए। मुझे लगता है कि बुक ही आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है ना, किसी अन्य प्रकार का उपकरण आपके लिए सहयोगी नहीं है। तो इसीलिए मैं बुक पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप इस बुक ही समझ जाएं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बुक पढ़ा रहा हूं, आप भी अच्छे से पढ़िए और लगातार बने रहिए, ठीक है ना। आइए हम आगे चलेंगे। देखिए इतिहास को जो जानने की सामग्रियां हैं, तो अगली जो सामग्री है वो है स्मारक और भवन, ठीक है ना। जो स्मारक है वो भवन है, इस बात को समझिए। कह रहा है स्मारक और भवनों से जनता की आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। जो स्मारक है और भवन है वो क्या बताते हैं? वो आध्यात्मिकता बताते हैं जनता की, और जनता की धर्मनिष्ठा बताते हैं कि उस समय कौन कौन सा धर्म रहा होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5500 ना 5500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चला है।
देखिए, जो हड़प्पा की खुदाई है वो लगभग 5500 वर्ष पुरानी एक सैंधव सभ्यता का पता चला है। ठीक है ना? उसी को सिंधु घाटी सभ्यता। नवीन शोध के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है ना। जो नई शोध उसके अनुसार ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है लगभग कितने वर्ष, 8000 वर्ष पुरानी है। देखिए, कह रहा है अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व यानी कि 1000 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। देखिए, जो अतरंजी खेड़ा की खुदाई है ना, वहां से पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो देश है, जो अपना देश है ना, भारत देश में जो लोहे की खुदाई है, लोहे की खुदाई 1000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई ना। और ये कितना है, 8000 वर्ष पूर्व। देखिए, बहुत पुरानी सभ्यता है। कह रहा है प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ। ठीक है ना, जिनके अवशेष बिखरे हुए पूरे देश में मिलते हैं। जितने भी मंदिर बने सबके अवशेष अभी भी मिल रहे हैं। महिलाओं और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है ना। महलों और मंदिरों की सॉरी गलती हो गई मुझसे। महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है ना, पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ठीक है, जो महल और मंदिर हैं उससे वास्तुकला का किस प्रकार से विकास हुआ है ये बात मालूम चलती है। आगे देखिए, विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर ना, विभिन्न स्थानों से जो मंदिर प्राप्त हुए हैं उनमें से एक एग्जाम्पल दे रहा है। क्या एग्जाम्पल है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ना, जो कहाँ पर है, झांसी में है। और दूसरा भीतर गांव का मंदिर जो कानपुर में, अजंता की गुफाओं के चित्र न, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से जो हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं ना। किसके, हिंदू कला एवं सभ्यता, इन सभी से हिंदू कला और सभ्यताओं के विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं कि किस प्रकार से ये सभ्यताएं विकसित हुई। उत्तर भारत के मंदिर में जो नागर शैली है, नागर शैली, मध्य भारत के मंदिर में कौन सी शैली है, बेसर शैली, तथा दक्षिण भारत के मंदिर में द्रविड़ शैली है ना। याद रखिएगा, जो उत्तर भारत का मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है, मध्य भारत का मंदिर बेसर शैली में बना हुआ है, और जो दक्षिण भारत का मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। आगे चल के हम इन सभी शैलियों के बारे में जिक्र भी करेंगे। ठीक है ना, इसी बुक में लिखा हुआ है, परेशान मत होइए, कहीं अलग जाने का प्रयत्न मत करिए, और इसी किताब को पूरा पढ़ लीजिए, समझिए बेड़ा पार है। ठीक है ना, नैया पार हो जाएगी आपकी अगर आप एक ही नाव पे सवार रहेंगे। तो अगर दो नाव पे सवार होंगे तो आप बीच में डूब जाएंगे। देखिए, दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है। कुल मिला के आपको पढ़ना इतिहास ही है, चाहे जैसे पढ़ लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पढ़ लीजिए, कहीं और पढ़ लीजिए, आप खुद से पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दक्षिण भारत में तंजौर का एक राजराजेश्वर मंदिर है जो द्रविड़ शैली में है, तथा उत्तर भारत में एक खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर है ना, जो किसमें नागर शैली का उत्कृष्ट है ना। दो उदाहरण दिया है। एक कह रहा है कि जो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, और जो खजुराहो का कंदरिया महादेव है ना वो नागर शैली में बना हुआ है। आगे देखिए, भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति के संबंधित स्मारक मिले हैं ना। दक्षिण पूर्व भारत में ही नहीं है ये, दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीप हैं, जो छोटे छोटे द्वीप हैं, उनसे भी हिंदू संस्कृति के क्या मिले हैं, स्मारक मिले हैं ना। इनमें मुख्य रूप से जावा का, देखिए कहाँ का, जावा का ना, बोरोबुदुर स्तूप है, जहां से महायान बौद्ध स्तूप है ना, महायान बौद्ध स्तूप है, तथा कंबोडिया के, देखिए कंबोडिया में भी, ठीक है ना, अकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जाता है। कंबोडिया में भी एक मंदिर है जिसको हम अकोर वाट का मंदिर कहते हैं। आइए अब आगे चलते हैं सिक्कों की तरफ और देखते हैं सिक्कों से इतिहास के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है। नंबर 1 अगला है सिक्का ना, सिक्के, अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त ना, अभी तक अभिलेख चाहे स्मारक चाहे भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए जो सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है ना। राजा ने किस प्रकार के सिक्के उपयोग कराए, इससे उसकी समृद्धि का पता चलता है। सिक्के कहाँ कहाँ थे तो उसका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। इस प्रकार आगे से आगे बहुत सारी जानकारी सिक्कों के द्वारा ही प्राप्त हो जाती हैं।
साधारणतः 206 ईसा पूर्व से लेकर जो 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही होता है। देखिए कह रहा है जो 206 ईसा पूर्व से लगभग 300 ईस्वी तक का जो भारतीय इतिहास है उसका ज्ञान किससे हुआ? मुद्राओं की सहायता से हुआ। कुछ प्राप्त मुद्राओं में चिट्ठियां भी खुदी हुई हैं। देखिए कह रहा है मुद्राओं से चिट्ठियां भी मानव चलती हैं। इस बात को हमेशा डिनोट करिएगा। जो किस चीज को निर्धारित करती है? कालक्रम को निर्धारित करती है ना। इससे मालूम चलता है कि जिस राजा ने खुदवाया होगा उस राजा उस समय शासन कर रहा होगा, कौन से समय शासन काल का समय मालूम चलता है। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना, सीसा धातु के बनते थे, है ना। ये अलग अलग धातु थे। प्राचीनतम सिक्कों को कैसे सिक्के कहते थे? आहत सिक्के कहते थे। आहत यानी कि ठप्पा मार करके बनाया जाता है, इसीलिए इनको आहत सिक्के कहते थे ना। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं, है ना। कर ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते। देख रहे हैं ना, ठप्पा मारकर बनाया जाना, आहत कर देना भैया, चोट मार देना उस पर, ठीक है ना। एक है उसको गर्म करके चोट मार देंगे उस पर, उसे ठप्पा लग जाएगा, उसी को हम कहेंगे आहत। कह रहा पंचमार्क या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चित्र हैं, है ना। बहुत सारे चित्र बनते थे। अभी हम सिक्के का जिक्र कर रहे हैं, आगे चल करके देखेंगे किस काल में किस प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। सर्वाधिक सिक्के कहाँ से मिले हैं? मौर्योत्तर काल से मिले। इस बात को याद रखिएगा, जो सर्वाधिक सिक्के हैं मौर्योत्तर काल से मिले हैं। जो किस चीज के हैं? शीशे के थे, चांदी के थे, तांबे के थे और सोने के थे। देखिए सभी के थे, शीशे, चांदी, तांबे और सोने के सिक्के मिले थे। कहाँ से मिले हैं? सबसे अधिक मौर्योत्तर काल से। सातवाहनों ने शीशे, जो सातवाहन था ना वो शीशे का, तथा गुप्त शासकों ने, देखिए गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए। देखिए सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए, इससे मालूम चलता है कि समृद्धि कम थी, लेकिन जो गुप्त शासक थे ना, गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। अब समझिए सोने के सिक्के चलाने का मतलब आर्थिक व्यवस्था बहुत ही अधिक मजबूत हो जाना। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। जो सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखा गया था ना, वो लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने ना क्या किया था? सिक्कों पर लेख लिखा था। आइए आगे देखते हैं, यहां समझिए। मैंने कहा जो समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है ना। समुद्रगुप्त ने का एक सिक्का है जिसमें उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है ना। इससे उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिला है। आगे समझिए, जो सिक्कों का अध्ययन है ना उसे न्यूमिस्टेमेटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्टेमेटिक्स, ठीक है ना। न्यूमिस्टेमेटिक्स मतलब सिक्कों का अध्ययन ना। आगे की बात समझिए। कह रहा है जो मूर्तियां है ना, मूर्तियां, अब जो सिक्के से इस प्रकार की जानकारी मिलती है, मूर्तियों से किस प्रकार हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, ये यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया जा रहा है, ठीक है। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल के आरंभ में हुआ था ना। जो मूर्ति थी, मूर्तियों का निर्माण कब हुआ? कुषाण काल में हुआ। उसके पहले मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, ठीक है ना। कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। देखिए जो कुषाण कालीन है वो वहां पर वैदेशिक है ना, विदेशों की मूर्तियां बनाते थे। जबकि जो मथुरा कला बनी, मथुरा कला, वो पूर्णतः स्वदेशी है ना, वो विदेशी नहीं है। इसके अलावा भरभुज, बोध गया, सांची तथा अमरावती की मूर्तिकला में जन साधारण के जीवन अति सजीव झलक देखने को मिलती है, ठीक है ना। जो कहाँ से भरभुज है, बोध गया है, सांची है, अमरावती की जो मूर्ति कलाएं हैं उनमें जो जन साधारण है उसके जीवन की सजीव झलक देखने को मिल रही है, ठीक है ना। कई सारी मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। आगे देखिए जो चित्रकला मिलती है, कौन कौन से चित्रकला हैं जो हमारे इतिहास को लिखने में मदद करते हैं। कह रहे हैं अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है, अलग अलग मनोभाव मिलते हैं ना। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है। देखिए गुप्त काल कह रहा है गुप्त काल में बना हुआ था, क्या बना हुआ था? अजंता में माता और शिशु बना हुआ था, मरणासन्न राजकुमारी बनी हुई थी, है ना। इससे मालूम चलता है कि वहां की जो कला थी वो बहुत अधिक उन्नत पर थी। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है
है ना। बोधिसत्व है, वो जो बोधिसत्व पद्मपाणि हैं, उनका जो चित्र है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है और सबसे अधिक चित्रकारी है ना, सबसे अधिक चित्र बनाया गया है, और ये कहाँ पर बनाया गया है? अजंता में। ठीक है, इसी प्रकार से मोहरे भी हैं। अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिली है। ठीक है, मोहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से बने धार्मिक प्रतीकों से उनके धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है ना। मालूम चलता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और बसाड़ से जो मिट्टी की मुहर मिली, उनसे उनके धार्मिक प्रतीकों से धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है ना। ठीक है ना, उनके धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। ठीक है, इस प्रकार से लगे रहिए मेरे साथ। इतिहास जैसे भारी भरकम चैप्टर को हम कहेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रखिए, इसको हमेशा कहिएगा कि हम भैया तुमको ऐसा पढ़ेंगे ना कि तुम्हारी कहानी बन जाएगी। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। पढ़ते रहिए एकदम मन चित लगा करके, बढ़िया से पढ़िए, याद करते रहिए। आइए देखते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक है ना, साहित्यिक स्रोत, यहाँ पर साहित्य के बारे में कैसे जानकारी मिलती है। यदि आप अभी थक करके हार करके बैठ गए हैं ना, तो ये बात समझिए, आपके पढ़ने में कहीं ना कहीं कमी है। तो थकना नहीं है और पूरा का पूरा याद कर लेना है। मैंने यह वीडियो एक ही बार में बनाया है, आप भी एक ही बार में पढ़ने का प्रयत्न कर लीजिए, पूरे का पूरा एक ही बार में पढ़ डालिए। ठीक है ना, एकदम मन चित और चेतना को अपने जगा लीजिए, मन से पढ़िए, तन से पढ़िए, ठीक है, धन से पढ़िए, और पूरी तरीके से पढ़ के आप इस कदर याद करिए कि आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव या फिर लिखने के क्वेश्चन ना छूटने पाए ना। प्रैक्टिस कर लीजिए कई सारे प्रश्नों के। मैं सभी के सभी प्रश्नों को यहाँ पर अपलोड करने का प्रयत्न करूँगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, पढ़िए और पूरे तरीके से ना इसको डवाडोल कर दीजिए। देखिए, कह रहा है जो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। देखिए कौन कौन सा, पहला धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं ना। लौकिक साहित्य जिसको हम लौकिक करें, ठीक है ना, जिसको मन से सोचा जा सके, उस प्रकार का। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है तथा ब्राह्मण ग्रंथों में आपको भी बताया वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। जबकि जो ब्राह्मणेतर ग्रंथ है उसमें बौद्ध, जैन साहित्य आते हैं ना, यानी कि ब्राह्मणेतर उसके बाद का साहित्य है ना। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, जैसे जीवनियाँ। देखिए जो लौकिक है ना, अलौकिक जीवनियाँ, यात्रा वृत्तांत आएगा, यानी कि जो दिखाई पड़ता हो, जिसकी कल्पना की जाती है, कल्पना प्रधान ना। गल्प साहित्य आदि का वर्णन करेगा। कह रहा है इसका अलग अलग विवरण इस प्रकार है ना। एक एक का विवरण प्रदान करेगा। जो हमको साहित्यिक स्रोत हैं, कौन कौन से साहित्य में क्या क्या चीजें हमको प्राप्त होती हैं, वो चीजें हमको प्राप्त होंगी। अच्छे से याद करिए ना, एकदम इस चैप्टर को तोड़ दीजिए। आइए देखते हैं ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले वेद, ठीक है ना। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के, देखिए जो, ठीक है ना, आर्य यहाँ पर देखिए, आर्य शब्द को समझिएगा, ठीक है ना। वेदों से आर्य शब्द आ रहा है। प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है ना। जो अपने आप को आर्य कहते हैं, उनके लिए उनके सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है। जो वैदिक कालीन लोग थे ना, वैदिक कालीन लोग, उन्हीं को आर्य कहते थे, ठीक है ना। और उनके जो सांस्कृतिक दशा और उनके जो सांस्कृतिक दशा का जो दशा जिससे मालूम चलता है, उसका एकमात्र स्रोत क्या है, वो वेद है। कह रहा है वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। ये चारों वेदों के नाम आपको याद होने चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आइए हम एक एक वेद को पढ़ेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद। जो ऋग्वेद का काल है वो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय है। देखिए जो ऋग्वेद है ये प्राचीनतम वेद है। दूसरी बात, सबसे पहली बात तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय है। दूसरी बात, ये सबसे प्राचीनतम वेद है ना। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है ना। उसमें जो लिखा हुआ है उसे हम, वो ऋचाओं में लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसे हम ऋचाएं कहते हैं ना। उसके श्लोक टाइप की जो संरचना है उसे हम ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं में कितने हैं, 10 मंडल हैं
ठीक है ना, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। इस वेदों को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। देखिए कह रहा है, इस बात को याद रखिएगा, ऋग्वेद जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋचाओं में बद्ध है 10 मंडल, 1028 सूक्त, ठीक है ना, और 10,580 ऋचाएं हैं। इसे पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है ना। कह रहा ऋग्वेद का जो पहला एवं 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया, याद रखिए कौन सा मंडल, पहला एवं 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया ना, इसे बाद में जोड़ा गया, ये पहले नहीं बना, इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, देखिए ऋग्वेद का कौन सा मंडल, जो तीसरा मंडल है, उसमें सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ना। सूर्य देवता को यहाँ पर सविता कहा गया है और उनको जो है समर्पित किया गया है कौन सा मंत्र, गायत्री मंत्र। देखिए गायत्री मंत्र सूर्य देवता के लिए बना हुआ है, ठीक है ना, ऋग्वेद के अनुसार। यहाँ पर 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 9वें मंडल, जो 9वां मंडल कहता है, उसमें एक देवता जिनके जो सोम है उनका उल्लेख है। और जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल ना, 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज की संकल्पना आधारित है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी अथवा संख्यायन ब्राह्मण। देखिए जो ऋग्वेद है उसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, पहला ऐतरेय, दूसरा कौशितकी अथवा संख्यायन। यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। ये एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन ना, यूनेस्को, ठीक है ना, इसे ही हम यूनेस्को कहते हैं। और यूनेस्को द्वारा जो ऋग्वेद है उसको विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल कर लिया गया है, ठीक है, ये विश्व मानव धरोहर कहा जाने लगा है। इसी प्रकार देखिए यजुर्वेद, इसमें यज्ञों ना, यजुर्वेद में क्या लिखा हो, यज्ञों के नियम लिखे हुए हैं ना, इस बात को याद रखिए, यज्ञों के नियम, उसका विधान किस प्रकार से है, ठीक है, ये चीज मिला हुआ है, ठीक है ना। यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। इसमें ठीक है ना, यज्ञ वगैरह को कर्मकांड कहा जाता था, कर्मकांड कहा जाता था नहीं, कहा जाता है, जो यज्ञ वगैरह उन्हें कर्मकांड कहा जाता है। और इन्हीं कर्मकांड और ऐसे कर्मकांड जिससे प्रदर्शित हो उसे कर्मकांडीय वेद कहा जाएगा। तो यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में ही है ना। देखिए यही एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, ठीक है ना, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। देखिए शुक्ल यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद जो है वो केवल पद्य में है और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो दोनों में है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ना अथर्वयु कहा जाता है। देखिए अभी तक जो ऋग्वेद का पुरोहित था ना उसे होत्र कहते थे, लेकिन यजुर्वेद का जो पुरोहित है उसे अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद के जो प्रमुख उपनिषद हैं वो हैं कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद, ये सभी हैं। यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है ईशावास्य ना, अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। देखिए आध्यात्मिक चिंतन यानी कि मनोविज्ञान, इस बात को समझिएगा। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। देखिए ये दोनों जो यजुर्वेद के दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, इनका जिक्र ब्राह्मण ग्रंथों में किया जाता है। अगला जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद के बारे में समझिए। सामवेद, साम का अर्थ ही होता है गान ना, जो गाना गाया जाता है ना, ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। आप इस देश के अगर जवान हैं तो जवान की तरह पढ़िए। देखिए साम का अर्थ होता है गान, ठीक है ना। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। देखिए कहता है ना भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिए किसे कहा जाता है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 7 स्वरों में कौन सा, सारे गामा पा धा नी की उत्पत्ति इसी से हुई है ना। 7 स्वरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सामवेद से हुई है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, इस बात को याद रखिएगा। सामवेद में पूरी की पूरी 1875 ऋचाएं हैं।
सामवेद को मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। उद्गाता किसे कहते हैं? उद्गाता जो सामवेद के मंत्रों को गाएगा। इसे मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं, है ना। देखिए इसमें जो मुख्यतः है किस चीज के मंत्र हैं? सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद का जो प्रमुख उपनिषद है वो छंदोग और जैमिनीय है। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश, ब्राह्मण, षड्विश आदि है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने समझा कि सामवेद किस प्रकार से था, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी। आज आइए देखते हैं अथर्ववेद। इसकी रचना अथर्व न तथा अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई थी। ऋषि का क्या नाम था? अथर्व या फिर अंगिरस ऋषि द्वारा, है ना, सभी ग्रंथों के बाद में, इसलिए इसे अथर्वगिरस वेद भी कहते हैं। इसमें 771 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं। याद रखिएगा कितने? 731 सूक्त हैं अथर्ववेद में, 20 अध्याय हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं। इन सभी बातों को याद रखिएगा। मैं आपको पूरी की पूरी किताब पढ़ाने का प्रयत्न करूंगा, बस लगे रहिए। याद रखिए जब तक इतिहास को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम इतिहास को छोड़ेंगे नहीं। पूरा पूरा याद कर डालना है ना, इसको समझ डालना है, पूरा पूरा समझ डालना है और पूरे इस हिस्ट्री को पढ़ते चले जाना है। अथर्ववेद के बारे में आगे देखिए। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि विषयों का वर्णन है। देखिए बहुत सारी चीजें, जैसे धर्म ज्ञान है, धर्म है, ब्रह्म ज्ञान है, धर्म है, समाज निष्ठा, औषधि का प्रयोग, रोग का निवारण, जादू टोना टोटका, तंत्र मंत्र आदि विषय हैं। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ, इसका जो है एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपच है और ये गोपच इंपॉर्टेंट है। देखिए अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं वो मुंडकोपनिषद हैं ना, प्रश्नोपनिषद हैं तथा मांडुक्योपनिषद है। अब याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमारा आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। बात समझिए, ये उपनिषद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मुंडकोपनिषद है भारत में ना, अथर्ववेद का जो मुंडकोपनिषद है उससे हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य लिया गया है, जिसे जो कहते हैं सत्यमेव जयते। इसमें सभा और समिति ना, प्रजापति की 2 पुत्रियां कही जाती थी, ठीक है ना। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। बात यह है कि जो चारों वेद हैं उन्हें मिला करके क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। चूंकि वीडियो बहुत लंबी बन जा रही है, इसलिए मैं अब आगे के चैप्टर्स को यानी कि ब्राह्मण, अरण्य तथा उपनिषद से इसके अगले लेक्चर में इसका एक अगला लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। मैं चाहता हूं कि वीडियो मात्र 50 मिनट की या 1 घंटे की होनी चाहिए, ठीक है ना, बोर नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको लगातार पढ़ना है, लगातार अध्ययन करना है, तो आप इसका सेकंड पार्ट तुरंत ही पढ़ सकते हैं। यह वीडियो तुरंत ही बनाई गई है और पूरी की पूरी अपलोड कर दी जाएगी, आपको एक ही साथ मिलेगी। आपको पूरा चैप्टर आपको एक ही साथ मिलेगा। अगर इसके आगे का पढ़ना है तो आप इसका सेकंड पार्ट तुरंत ऑन करें, प्लेलिस्ट में जाएं और इसके सेकंड पार्ट पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर दें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। याद रखिए मैं प्रयास करूंगा कि आपको सभी के सभी सब्जेक्ट पूरे के पूरे मिल जाएं। मेरे चैनल पर नीट की तैयारी कराई जा रही है और आप वो नीट की तैयारी ऑनलाइन है, बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जा रही है, तो आप सभी उसका आनंद उठाएं। धन्यवाद।